गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज 3 अगस्त है और आपको आज की वर्कशीट आ चुकी है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं 3 अगस्त की वर्कशीट के सॉल्यूशंस के साथ। आज की आपकी पहली वर्कशीट मैथ्स की है और ये है वर्कशीट नंबर 13। हम कर रहे थे पिछली क्लासेस में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आइडेंटिटी का मतलब होता है फॉर्मूला। तो हम बहुत सारे फार्मूलाज पहले कर चुके हैं, जिसमें से अगर मैं आपको याद कराऊं कि हमने कौन कौन सा कर लिया है, तो हमने x प्लस वाई होल स्क्वायर कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने किया था x माइनस वाई होल स्क्वायर। और आज की क्लास में हम एक और आइडेंटिटी स्टार्ट करने वाले हैं। एक और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो टीचर जी ने क्वेश्चन पूछा, चिल्ड्रन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जिस पे बच्चों ने कहा, सर इट इज़ वेरी इजी, 11 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 5 यानी 121 माइनस 25, आंसर है 96। तो टीचर जी ने बोला, वेरी गुड सोनू, नाउ टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 221 का स्क्वायर माइनस 211 का स्क्वायर। अब हम शकुंतला देवी तो है नहीं। शकुंतला देवी जिनको कि इंडियन मैथमेटिशियन थी, उनको कंप्यूटर से भी तेज़ समझा जाता था, तो वो तो हम हैं नहीं जो इतनी आसानी से इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर लें। तो इस पे स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर इट विल टेक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Oh Sonu, the solution is very easy. The solution is as follows. 221 का स्क्वायर माइनस 211 का स्क्वायर, तो उन्होंने पहले 221 और 211 को प्लस कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर दिया। 221 को 211 में ऐड किया तो आंसर आया 432, और 221 में से 211 माइनस किया तो आंसर आया 10। यानी कि इन दोनों का टोटल जो आंसर आपके पास आया वो आएगा 432 प्लस मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 4320। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर कहते हैं कि आई सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो एक नई आइडेंटिटी वो आज की क्लास में हमें समझाते हैं, जो कि है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी पहले ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे कहते हैं, सर एक्सप्लेन दिस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी टू अस। तो वो समझाते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कैसे लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, पहले ये जो x है मल्टीप्लाई होगा इस x से, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा इस y से, तो ये x ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, फिर y और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। जब सब कुछ मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उन्होंने कहा ये इसका फॉर्मूला बन गया, एंड वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस यूजिंग दिस आइडेंटिटी। बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम का, बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 29 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो हमने पहले ब्रैकेट में दोनों को प्लस किया 29 प्लस 13, और दूसरे में दोनों को माइनस कर दिया 29 माइनस 13। 29 प्लस 13 42, 29 माइनस 13 16, और 42 इंटू 16 होता है 672, आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन और बड़ा है, 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 101 प्लस 99, 101 माइनस 99, जो कि हो गया 200 इंटू 2 यानी कि 400। फिर है आपका x प्लस 4 एक्स माइनस 4। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया, इन्होंने फॉर्मूला बना के नहीं दिया। तो इसको हम कह सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये एक्स स्क्वेयर हो गया
और वाई स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16। फिर है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, साथ में x स्क्वायर। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, 47 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर। तो हमने किया 47 प्लस 43, 47 माइनस 43। 43 और 47 को ऐड करने पे आया 90 और माइनस करने पे आया 4। आपका आंसर आ गया 360। अगला है सेकंड क्वेश्चन, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है, 100 प्लस 99, 100 माइनस 99, 100 प्लस 99 199 और माइनस 1, आंसर आ गया 199। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 2 x माइनस 2। अगेन a प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह आ गया 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। 3x माइनस 1 3x प्लस 1, तो 3x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का स्क्वायर हो गया x, 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों, आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट इसी के साथ सॉल्व हुई। हम बढ़ते हैं आगे। ओहो, आज तो आपकी अगली वर्कशीट साइंस की है। तो साइंस की वर्कशीट को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। साइंस की वर्कशीट है जिज्ञासा दीदी से। अब ज्ञान कुछ पूछता है, तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, इफ साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट दैट वी कैन नॉट सी देम, देन वाई शुड वी थिंक एंड केयर अबाउट देम। बिल्कुल सही बात बोली ज्ञान ने। भाई अगर एटम इतना छोटा है और दिखाई भी नहीं देता तो उसके बारे में इतना ध्यान देने की ज़रूरत क्या है? वैसे भी जो चीज़ें छोटी होती हैं उनके बारे में हम सोचते कहाँ हैं? हम तो सब लोग सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो जिज्ञासा दीदी बताती है कि ज्ञान, इट इज़ बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। एटम हमारे आसपास होता है और एटम हमारे आसपास हर चीज़ को अफेक्ट करता है। There was a scientist named John Dalton who provided the basic theory about nature of matter. मैटर के बारे में उन्होंने सबसे बेसिक चीज़ बताई। His theory was based on laws of chemical combination. उनकी जो पूरी थ्योरी थी वो laws of chemical combination पे बेस्ड थी। So according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, compound or mixture, is composed of small particles called atoms. यानी कि डाल्टन ने ये बोला कि आपके आसपास जो भी चीज़ है वो एटम्स की बनी हुई है। और एटम क्या होता है? एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा और इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको आप आगे और छोटे पार्टिकल्स में और छोटे पीस में नहीं डिवाइड कर सकते। चलिए फिर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देख लेते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि ऑल मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम्स को ना तो बना सकते हैं और ना ख़त्म कर सकते हैं। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के, जैसे मैं लोहे की बात करता हूँ तो लोहा जिसका कि सिंबल होता है Fe, लोहे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। और वो लोहा चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे जापान का हो, अगर हम उसके एटम्स की बात कर रहे हैं तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे। इंडिया में भी, जापान में भी, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, पूरी दुनिया में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी अलग अलग एलिमेंट की अगर बात करूँ तो अलग अलग होंगे। जैसे Fe के एलिमेंट के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स, कार्बन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स, सब एक दूसरे से अलग होंगे। एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी ये एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं अलग अलग नंबर में तो कंपाउंड बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन जुड़ेगा अगर ऑक्सीजन के साथ तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अगर नाइट्रोजन जुड़ गया आपका हाइड्रोजन के साथ तो सभी को पता है अमोनिया यानी कि NH3 बन जाएगा। तो एटम के आपस में जुड़ने पर मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
उन मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा CO2 ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 ही रहेगा। ये इस दुनिया का सिद्धांत है, ये प्रकृति का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन में वो कहता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। आपने पढ़ा था कि सब कुछ हमारे आसपास किसका बना है, हमारे आसपास सब कुछ एटम्स का बना हुआ है। एटम इज द बेसिक यूनिट दैट पार्टिसिपेट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो एटम ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड है, जिसमें हमने दो लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ये हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देने हैं और फिर एक्सप्लेन करने हैं। तो ये वाले आप आंसर्स लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला लिखते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, अलग अलग है सभी। दूसरा लिखेंगे एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, इसमें लिखेंगे NO2, CO2। थर्ड है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो इसमें लिख दो CO2 इज सेम एवरीवेयर। तो बच्चों आज की साइंस की वर्कशीट भी कंप्लीट हुई। अब अगली वर्कशीट देखते हैं किस चीज़ की है। अगली वर्कशीट है बच्चों आपकी हिंदी की। तो अब आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम, अपने अध्यापक का नाम। तो चलिए बच्चों हिंदी की वर्कशीट पढ़ना शुरू करते हैं। लहासा की ओर पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा या उसका प्रकार है जिसमें किसी स्थान की यात्रा करने पर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं का सजीव वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। यह गद्यांश उसी का एक अंश है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों अच्छे से पढ़ते हैं इसको। अब हमें उससे विकट डाटा डोंडला पार करना है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो भी खूनी को सज़ा भी नहीं मिल सकती। लेकिन इस निर्जीव स्थान में मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता।
सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस उन पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिल पाता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। चलिए बच्चों, हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को कौन सा डांडा पार करना था? और जैसा कि हमने पढ़ा बच्चों, तिब्बत की यात्रा पे था और उसे डोंडला नामक एक डांडा पार करना था। अगला प्रश्न है बच्चों, तिब्बत की ऊंची पहाड़ी रास्ते पर आदमी को दूर तक क्यों नहीं दिखाई दे सकता? तो बेटा क्यों नहीं दिखाई दे सकता था? इसलिए नहीं दिखता था क्योंकि वहाँ पे नदियों के मोड़ और पहाड़ों के जो कोने थे वो इतने ज़्यादा सटीक होते थे कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। अगला प्रश्न है बच्चों, किस कारण वहाँ लोग लाठी की तरह बंदूक लिए फिरते थे? तो बेटा जैसा कि हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा कि वहाँ पे कोई कानून ही नहीं है। अब कानून नहीं है तो कोई जो मर्जी करे, तो इसका उत्तर है हथियार कानून ना होने के कारण। बच्चों चौथा प्रश्न है, तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन से हैं? तो बेटा सबसे सुरक्षित स्थान कौन से हैं? सबसे सुरक्षित जो स्थान है बेटा वो घने जंगल है। घने जंगल, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ पे इतने सारे कोने हैं, इतने सारे मोड़ हैं कि वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। अब अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द उपयुक्त गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपको विपरीत शब्द ढूंढ के लिखना है। पहला शब्द है बच्चों सरल और दूसरा है सघन। तो बच्चों सरल के लिए हमारे पास शब्द है विकट। सो सरल का विलोम क्या हो गया बच्चों? विकट। एंड दूसरा वाला जो है उसके लिए हमारे पास हो गया निर्जीव। तो पहले वाले के लिए वो और दूसरे वाले के लिए निर्जीव। अगला है बच्चों गतिविधि। अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है कि अब अगर आप किसी यात्रा पे कभी गए हों तो आपको उस यात्रा के बारे में लिखना है। अब आप जहाँ भी गए हों आप वहाँ का लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है चलिए उसे पढ़ते हैं। हम सभी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए किसी न किसी पर्यटन स्थल पर अवश्य जाते हैं। इस साल तो कोरोना की वजह से हम लोग घर पर ही रहे, परंतु पिछले वर्ष हमने गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए पर्वतीय स्थल शिमला गए थे ताकि मैं गर्मी के मौसम में भी ठंडक का आनंद ले सकूं। मैं और मेरा परिवार शाम की बस से शिमला गए और पहाड़ों में बना रास्ता, अब बेटा जब गए तो उसके बारे में बता रहे हैं, और पहाड़ों में बना रास्ता हमें बड़ा डरा रहा था। हमने रास्ते में घर का बना खाना खाया, गाने गाए, पर्यटन सौंदर्य का आनंद लिया। हम रात 9 बजे शिमला पहुँचे। यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर माल रोड घूमा। इसकी शोभा रात के समय दोगुनी हो जाती है। अगले दिन हम सब तैयार होकर जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए गए और नीचे उतरकर रिज में भी गए। इस समय तक हल्की हल्की बारिश होने लगी जिससे ठंड बढ़ गई। हम उस दिन शाम को कुफरी के लिए निकल गए जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी। अगले दिन हमने स्कीइंग का आनंद लिया, चिड़ियाघर देखा, बर्फ़ में खूब खेले। हमारा वहाँ इतना मन लग गया कि हमने वहीं 2 दिन व्यतीत करे। उसके बाद हम शिमला वापस आए और वहाँ की संस्कृति और संग्रहालय देखा। अगले दिन हम वापस घर के लिए निकले और हमारे दिल में यात्रा की यादें थी। वह मेरा आज तक का सबसे बेहतरीन यात्रा है। तो बच्चों मैंने इसमें अपनी, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में पिछले बार शिमला गई थी तो मैंने उसके बारे में लिखा है। अब आप कहीं गए, आपने जो भी अनुभव किया आप अपने अनुभव के हिसाब से लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।